Good morning, students. Today we are going to start our history book in our social science class. And the first chapter of our book is How, When and Where. आज हम अपनी सोशल साइंस क्लास में हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हमारा पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। 8th क्लास की हिस्ट्री हमारी कंसंट्रेट करती है भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ और उससे मुक्ति। किस प्रकार अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने शासन किया और हमने किस प्रकार उनसे स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये 8th क्लास की हिस्ट्री में हमारा यही सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो अभी मेन कंटेंट से थोड़ा अलग है। उसमें ये बताया गया है कि हिस्ट्री के बारे में लोगों की राय क्या है या हिस्ट्री की अवधारणा में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं। लोग पहले हिस्ट्री को कैसा समझते थे और अब उसको किस तरह से उसमें चेंज आए हैं। साथ साथ थोड़ा सा इसमें ब्रिटिश शासन के बारे में एक इंट्रोडक्टरी नोट दिया गया है कि ब्रिटिश लोग जो थे उनकी क्या अवधारणाएं थी, उनको बताया गया है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे, कब और कहाँ। तो किस चीज़ को हम कैसे, कब और कहाँ कह रहे हैं उसको हम शॉर्ट में समझेंगे। हिस्ट्री एज अ बोरिंग सब्जेक्ट, हिस्ट्री को एक नीरस विषय माना जाता है, क्यों, वो हम देखेंगे। फ्रॉम डेट्स टू पीरियड्स, तिथि से अवधि तक क्या चेंज हिस्ट्री में आया है उसको हम देखेंगे। डिविजन्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का विभाजन, जो कि दो लोगों द्वारा दिखाया गया है इसमें। जेम्स मिल द्वारा, उन्होंने किस प्रकार भारतीय इतिहास को बांटा है और उसमें क्या समस्याएं हैं, और अन्य इतिहासकारों द्वारा किस प्रकार से बांटा गया है। कॉलोनियल पीरियड, औपनिवेशिक युग क्या होता है उसे समझेंगे। कोलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण को समझेंगे। सर्वे एट्स इम्पॉर्टेंस, सर्वे एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, सर्वेक्षण क्या होते हैं और वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसे भी समझा जाएगा क्योंकि अंग्रेजों ने सर्वेक्षण पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। रिकॉर्ड कीपिंग इन ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश शासन के समय दस्तावेज रखने पर या रिकॉर्ड रखने पर अधिक बल दिया जाता था, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ऑफिशियल एंड इनऑफिशियल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, और सूचनाओं के जो स्रोत इतिहासकार प्रयोग करते हैं उसमें सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों के बारे में हम जानेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। तो ये कैसे, कब और कहाँ क्या है, किसके बारे में हम कह रहे हैं। हाउ द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैपन, तो जो यहाँ हम हिस्ट्री के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हाउ का मतलब है कि वो ऐतिहासिक घटनाएं कैसे घटित हुई। व्हेन द इंसिडेंट्स हैपन, वो ऐतिहासिक घटनाएं कब हुई। एंड वेयर द इंसिडेंट्स हैपन, और वो घटनाएं कहाँ हुई। तो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, इतिहास की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, उन्हीं सब का अध्ययन हम हिस्ट्री में करते हैं। हिस्ट्री एज कंसीडर्ड ए बोरिंग सब्जेक्ट, आमतौर पर इतिहास के बारे में लोगों की धारणा है कि ये एक नीरस विषय है, ये एक बोरिंग सब्जेक्ट है। ऐसा हम क्यों मानते हैं, कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज ऑल अबाउट सम डेट्स एंड हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक ऐसा समय था जब लोग इतिहास का मतलब केवल कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को ही मानते थे कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं और उनको पढ़ना ही इतिहास है। और इतिहासकार केवल तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। सच एज व्हेन अ पर्टिकुलर बैटल वाज फॉट, व्हेन अ पर्टिकुलर किंग वर क्राउंड एक्सेट्रा। जैसे कि कोई लड़ाई अगर हुई तो वो कब हुई, किस डेट पे कोई राजा गद्दी पर बैठा। तो इस तरह कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ना ही इतिहास माना जाता था। दैट्स वाई हिस्ट्री वाज कंसिडर्ड ए बोरिंग सब्जेक्ट बाई सम पीपल एज दे हैड टू मेमोराइज ए नंबर ऑफ डेट्स। और इसीलिए कुछ लोगों को लगता था कि इतिहास एक बोरिंग विषय है, क्योंकि इतिहास का मतलब केवल कुछ डेट्स को याद करना ही माना जाता था। फ्रॉम डेट्स टू पीरियड्स, लेकिन धीरे धीरे हिस्ट्री के बारे में लोगों की अवधारणा बदली, लोगों का परसेप्शन चेंज हुआ और हिस्ट्री डेट की बजाय पीरियड्स की ओर शिफ्ट हो गई। मतलब केवल तिथि नहीं बल्कि इसमें हम अवधि की बात करने लगे। पीरियड का मतलब अवधि, एक लंबा समय। Gradually the perception about history changed. As per the new perception, history is not all about some important incidents and dates. It is all about the changes that occur over time. तो धीरे धीरे लोगों की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में अवधारणा बदलने लगी और अब
ऐसा नहीं माना जाता था कि हिस्ट्री का मतलब केवल कुछ घटनाओं की तिथियों को याद रखना ही हिस्ट्री है। अब लोगों की ये सोच बदल गई और अब माना जाने लगा कि हिस्ट्री का मतलब केवल कुछ डेट्स नहीं है, बल्कि यह उन परिवर्तनों की झलक देता है जो कि समय के साथ आते हैं। मानव सभ्यता में समय के साथ जो अनेक परिवर्तन आए हैं, तो उन परिवर्तनों को हम इतिहास में उनको हम पढ़ते हैं। केवल कुछ घटनाओं की डेट ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के दौरान आने वाले परिवर्तनों को पढ़ना ही इतिहास माना जाने लगा। It is about finding how the things were in the past and how the things have changed. Some changes occur over a period of time, not on a particular date. तो ये माना गया कि इतिहास का मतलब है कि चीज़ें पहले कैसे थीं, अतीत में कैसे थीं और वो अभी कैसे चेंज हो गई। कुछ चीज़ों को हम देखते हैं कि अतीत में वो चीज़ें किस तरह से हुआ करती थी और अभी वर्तमान समय में वो हमें अपने परिवर्तित रूप में मिलती हैं, तो वो परिवर्तन कैसे आ गए, उन सब का अध्ययन भी हिस्ट्री के अंतर्गत आने लगा। और उसमें से कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं होते, बल्कि उनको घटित होने में लंबा समय लगता है, पूरा एक पीरियड लगता है, एक अवधि लगती है। तो अब हिस्ट्री में हमें केवल डेट याद नहीं करनी, बल्कि हमें वो पीरियड भी देखना है, वो अवधि भी देखनी है जिस दौरान समाज में कुछ परिवर्तन आए। नाउ द फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम डेट्स टू द पीरियड्स। इसीलिए अब इतिहास का जो फोकस है, उनका जो ध्यान के केंद्रण का बिंदु है, वो डेट्स की बजाय पीरियड्स की ओर शिफ्ट हो गया। इसको हम और इजीली समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ हम पिक्चर में कुछ न्यूज़पेपर्स देख रहे हैं। आज न्यूज़पेपर बहुत कॉमन चीज़ है और हमें न्यूज़ लेने के लिए, आसपास की जानकारी रखने के लिए, बल्कि पूरे वर्ल्ड की जानकारी हमें न्यूज़पेपर से मिल जाती है। और ये न्यूज़पेपर हमारी हैबिट में शामिल हो गया है। तो यहाँ हमारे सामने ये क्वेश्चन आ सकता है, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब हिस्ट्री नहीं थी, तब लोग कैसे अपना जानकारी प्राप्त करते थे, तब लोग ज्ञान कैसे प्राप्त करते थे या उनको आसपास की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती थी। एक क्वेश्चन ये आ सकता है हमारे दिमाग में कि ये न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी हैबिट में कब शामिल हो गया, कैसे धीरे धीरे न्यूज़पेपर सोसाइटी की हैबिट बन गया। तो ये ऐसी घटनाएं हैं जिसके लिए हम किसी एक स्पेसिफिक डेट को नहीं बता सकते, इसके लिए एक पूरा पीरियड, पूरी एक अवधि को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने तरह तरह की ड्रेसेस पहन रखी हैं। तो अब लोगों का ड्रेसअप होना, लोगों को विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण करना, ये भी एक हिस्ट्री का टॉपिक हो सकता है, इतिहास का विषय है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि आदि मानव तो नग्न अवस्था में घूमता था, फिर उसने पेड़ पौधों की पत्तियों को, पेड़ों की छालों को कपड़े के रूप में यूज़ करना शुरू किया। और अभी हम वर्तमान समय में देखते हैं कि हम तरह तरह की ड्रेसेस को पहनते हैं। तो वो पेड़ पत्तियों से वर्तमान ड्रेसेस तक का सफ़र इंसान ने किस तरह तय किया, ये भी एक हिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन यहाँ हम किसी पर्टिकुलर डेट की बात नहीं करते, यहाँ हमें पूरा पीरियड देखना पड़ता है, पूरी अवधि देखनी है। ऐसे ही यहाँ हमें ये कुछ खाने पीने के आइटम दिख रहे हैं, केक रखे हैं, पेस्ट्री, कप केक। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो आज मनुष्य खाने में अपने यूज़ कर रहे हैं हम लोग। और भी बहुत सारी डिशेज़ हम खाने में अपने घर में खाते पीते हैं। तो इसको भी अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ भी हमें चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। आदि मानव, प्रिमिटिव मैन, केवल पेड़ों से फल तोड़कर खा लेता था, जानवरों का शिकार करके कच्चा मांस खा लेता था, और आज हम तरह तरह की डिश बना के खाने लगे हैं। तो ये जो सारे चेंज आए, ये चेंज भी किसी स्पेसिफिक डेट में नहीं आए कि इस डेट के बाद मनुष्य ने कच्चे की बजाय पक्का खाना शुरू कर दिया या ये नई डिश बनानी शुरू कर दी। ये सारे चेंजेस भी ग्रेजुअली आए हैं, धीरे धीरे आए हैं। तो इन सारे चेंजेस को हम जब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इसके लिए हम कोई एक पर्टिकुलर डेट नहीं देखते, बल्कि हमें पूरी अवधि या पूरा पीरियड को ध्यान में रखना पड़ता है। डिवीज़न ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो अभी तक तो हमने ये कॉमन बात देखी कि इतिहास के अध्ययन में लोगों की विचारधारा किस प्रकार परिवर्तित हुई है। पहले इतिहास केवल कुछ घटनाओं की तिथियों को याद करने का ही नाम था, लेकिन अब इतिहास समाज में आने वाले परिवर्तनों को समझने का नाम बन गया है। अब हमें समाज में आने वाले परिवर्तन, समाज के हर क्षेत्र में आने वाले परिवर्तनों को हम इतिहास में पढ़ते हैं, और उसके लिए हम किसी डेट की नहीं, बल्कि हम पीरियड की बात करते हैं, अवधि की बात करते हैं। अब भारतीय इतिहास, उसको अनेक इतिहासकारों द्वारा अलग अलग तरीके से बांटा गया है। In 1871, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a book, A History of British India. 1871 में जेम्स मिल ने एक किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था ब्रिटिश भारत का इतिहास, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जेम्स मिल कौन थे? वो स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री और राजनैतिक दार्शनिक थे, जिन्होंने भारत के इतिहास के ऊपर ये एक बुक लिखी थी।
इन दिस बुक ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। अपनी इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। भारतीय इतिहास को समय की अवधि के हिसाब से उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था, 3 युगों में विभाजित किया था। हिंदू पीरियड, द रूलर्स वर हिंदूज। मुस्लिम पीरियड, द रूलर्स वर मुस्लिम्स। एंड द ब्रिटिश पीरियड, द रूलर्स वर ब्रिटिश। उसने भारतीय इतिहास को जो 3 युगों में बांटा, उसमें पहले युग को नाम दिया हिंदू अवधि या हिंदू काल, जिसमें कि हिंदू शासक भारत पर शासन करते थे। मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम काल, जिसमें कि भारत के शासक मुस्लिम थे। एंड ब्रिटिश पीरियड, जिसमें कि भारत पर ब्रिटिश लोगों का शासन चलता था। तो इस प्रकार उसने शासकों के धर्म के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा है। Mill's opinion about India. James Mill thought that Asian societies were less civilized than European societies. जेम्स मिल ने जो ये भारतीय इतिहास को ऐसे धर्म के नाम पे बांट दिया, तो उसके पीछे उनकी एक पूर्वाग्रह था, उनका एक प्रेजुडाइज्ड ओपिनियन थी कि वो ऐसा मानते थे कि जो एशियाई समाज हैं वो यूरोपीय समाजों की तुलना में लेस सिविलाइज्ड है, मतलब कम सभ्य हैं। सभ्यता के मामले में एशियाई समाज यूरोपीय समाजों से पीछे हैं। बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम रूलर्स रूल्ड द कंट्री। और भारत के बारे में जेम्स मिल का मानना था कि जब तक अंग्रेज भारत में आए, उससे पहले भारत पर हिंदू या मुस्लिम राजाओं का शासन हुआ करता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड द सोसाइटी। जेम्स मिल मानते हैं कि भारत के समाज में उस समय धार्मिक असहिष्णुता, मतलब लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, धार्मिक असहिष्णुता थी। कास्ट टैबूज, लोग जाति के नाम पे भेदभाव करते थे और कुछ अंधविश्वासों के द्वारा अपने समाज को चलाते थे। ब्रिटिश रूल्ड कुड सिविलाइज द इंडिया। और इसीलिए जेम्स मिल ऐसा मानता था कि भारतीय समाज को सभ्य बनाने का काम केवल ब्रिटिश शासक ही कर सकते हैं। भारतीय लोग पिछड़े हुए हैं, जिनके ऊपर केवल धर्म, जाति और अंधविश्वासों का शासन है, और ऐसे में ब्रिटिश शासन भारतीय लोगों को सभ्य बनाने का कार्य कर सकता है। ऐसा जेम्स मिल का मानना था। हालांकि हम इस अवधारणा को सही नहीं मान सकते। प्रॉब्लम्स इन द डिविजन ऑफ हिस्ट्री। अब जेम्स मिल ने जो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस प्रकार के विभाजन में अनेक समस्याएं हैं। आमतौर पर इस विभाजन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दिस टाइप ऑफ डिवीजन कांट बी एक्सेप्टेड। व्हाई? Because the division of Indian history done by James Mill is not considered correct, as this division tries to identify an age only through the religion. इस इतिहास के विभाजन को हम सही इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसमें केवल धर्म के आधार पर समय को बांटने की कोशिश की गई है। जैसे उन्होंने समय को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश ये 3 नाम दे दिए, तो केवल धर्म के आधार पर समय को बांटना, समय की पहचान करना गलत माना जा सकता है। In this division, only the religion of the rulers has been noticed and the religion of the public remains ignored. इस विभाजन में क्या किया गया है? इसमें केवल शासकों के धर्म पर ध्यान दिया गया है और जनता के धर्म को इग्नोर कर दिया गया है, उसकी उपेक्षा कर दी गई है। जैसे इन्होंने मान लिया कि जब हिंदू राजाओं का शासन है तो उसे हिंदू काल कह दिया, मुस्लिम राजाओं का शासन है तो उसे मुस्लिम काल कह दिया। तो मतलब केवल राजाओं के धर्म को इम्पोर्टेंस दी गई, जनता के धर्म पर ध्यान नहीं दिया गया। All the rulers of a particular period didn't belong to the same religion. इसे हम इसलिए भी गलत मान सकते हैं क्योंकि भारत में ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी एक समय में केवल एक ही धर्म के राजाओं का शासन रहा हो। जैसे अगर प्राचीन काल को, जिसे उन्होंने हिंदू काल कहा है, उस समय केवल हिंदू ही धर्म पाया जाता हो, ऐसा नहीं था। उसके अलावा उस समय में बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी प्रभाव देखा गया। तो इन 3 कारणों से जेम्स मिल द्वारा किए गए विभाजन की आलोचना की जाती है, उसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। पहला, उसने केवल धर्म के आधार पर समाज को बांटा, जो गलत है। उसने केवल राजाओं के धर्म पर ध्यान दिया, जनता के धर्म की उपेक्षा कर दी गई, जबकि भारत में हमेशा से ही सभी धर्मों के लोग मिले जुले रहते चले आए हैं और कभी भी कोई एक ऐसा समय नहीं रहा जब केवल एक ही धर्म के लोगों का शासन रहा हो। अनदर डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। एक अलग प्रकार से भी भारतीय इतिहास का विभाजन किया गया है, हालांकि उसमें भी कुछ समस्याएं हैं। इन अनदर डिवीजन, इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स: एंशिएंट पीरियड, मेडिवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। एक दूसरा विभाजन है जिसमें भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल।
प्रॉब्लम्स विद दिस डिवीजन, अब इस डिवीजन में भी कुछ प्रॉब्लम है। वर्ड मेडिवल रेफर्स टू अ पीरियड व्हेन नो मॉडर्न डेवलपमेंट हैपेंड, इज दैट ट्रू अबाउट इंडिया? अब यहाँ जैसे मध्यकाल कहा गया, तो ये मान लिया गया कि वो मध्यकाल जो था वो समय था जब भारत पर अधिकांश रूप से मुगलों का शासन था। ऐसे समय को उन्होंने मध्यकाल कहा। लेकिन अगर हम मध्य शब्द को देखें तो मध्य शब्द का मतलब एक ऐसे समय से होता है जब कोई विकास ना हुआ हो। लेकिन अगर हम भारत का मध्यकाल या मुगल काल देखें तो भारत में तो उस समय काफ़ी विकास हुआ, तरह तरह की शानदार इमारतें बनाई गई जो आज भी हमारी एक विरासत के रूप में हमारे सामने हैं। तो उस काल को मध्य मानना यानी कि विकास की दृष्टि से पीछे मानना सही नहीं ठहराया जा सकता। वर्ड मॉडर्न रेफर्स टू ग्रोथ इन ऑल फील्ड्स, बट इज दैट ट्रू अबाउट इंडिया? इसी प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के समय को आधुनिक काल माना है। लेकिन आधुनिक शब्द को अगर हम देखें तो आधुनिक का मतलब होता है एक ऐसा समय जब समाज के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा हो, विकास हो रहा हो। लेकिन क्या ये भारत के बारे में सही है? इसको हम सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अंग्रेजों के समय में भारत का विकास नहीं बल्कि भारत पिछड़ गया। हमारे जो उद्योग धंधे आगे बढ़ चुके थे वो काफ़ी पीछे चले गए। हमारे समाज की संस्कृति का जो उन्नति हुई थी वो भी काफ़ी पीछे चली गई। तो अंग्रेजों के समय को आधुनिक ठहराना इतिहासकारों को सही नहीं लगता। Some historians call this period as colonial period. इसलिए कुछ इतिहासकार अंग्रेजों के समय को औपनिवेशिक युग कहते हैं। उसे आधुनिक युग कहने की बजाय वो उसको औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब ये औपनिवेशिक युग क्या होता है इसको हम समझते हैं। Colonial period, औपनिवेशिक युग, a time period during which a country remains under the control of another country is called colonial period. औपनिवेशिक युग एक ऐसी अवधि है, समय की एक ऐसी अवधि है जिस दौरान कोई देश किसी दूसरे देश के नियंत्रण में रहा होता है। तो उस समय को हम औपनिवेशिक युग कहते हैं जब कोई देश किसी दूसरे देश का उपनिवेश है। जितने समय तक वो उसका उपनिवेश रहा उतने समय को हम उसका औपनिवेशिक युग या कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। सच एज द टाइम व्हेन इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश इज कंसीडर्ड एज कॉलोनियल पीरियड। जैसे कि जितने समय तक भारत अंग्रेजों के शासनकाल में रहा, भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा, उस समय को हम भारत का औपनिवेशिक युग कह सकते हैं। कोलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण। Colonization is the process in which a colony gets influenced by the ruling country and political, economical, social and cultural changes occur in the colonial country. औपनिवेशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई देश उस देश से प्रभावित होता है जो उस पर शासन कर रहा है और उस शासित देश के अंदर बहुत सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन घटित होने लगते हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि उपनिवेश देश जो है, जो देश गुलाम बना हुआ है, वो देश अपने शासक देश से प्रभावित होने लगता है और उससे प्रभावित होकर वो उसकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित हो जाता है और उसकी अपनी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भाषा, धर्म आदि सभी में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, जब भारत अपने कॉलोनियल पीरियड से गुजर रहा था, अपने औपनिवेशिक युग से गुजर रहा था, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में चेंज आया, मतलब यहाँ अंग्रेजों का शासन हो गया। हमारी आर्थिक व्यवस्था में चेंज आया, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में चेंज आया कि हमारी भाषा, रहन सहन, कपड़े, पहनावा, खान पान वो सब अंग्रेजों से प्रभावित हुआ। तो ये पूरी प्रक्रिया जिसमें कोई देश अपने शासक देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रभावित होने लगता है, उसे हम कोलोनाइजेशन या औपनिवेशीकरण कहते हैं। सर्वे एंड इट्स इम्पोर्टेंस। सर्वेक्षण और इनका महत्व। सर्वे इज अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। टू गैदर द इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड डाटा कलेक्शन इज डन। सर्वे या सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण किसी चीज़ के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करने का एक तरीका है और ये सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए बड़े विस्तार से उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन, उसका अवलोकन किया जाता है और उसके बारे में आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो किसी भी विषय के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसको हम सर्वेक्षण कहते हैं। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जैसे जनगणना होती है, सेंसस होता है इंडिया में। सभी ने देखा होगा, हमारे घर वो डाटा कलेक्ट करने के लिए कुछ लोग आते हैं,
जो पूछते हैं कि घर में कितने मेंबर हैं, कितनी लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स हैं, किस एज के हैं, कितने लोग उसमें पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे हैं शिक्षित हैं वो कितने शिक्षित हैं, उनकी फैमिली की ऑक्यूपेशन क्या है, लोग क्या काम करते हैं, इनकम कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग पूछकर अपने फॉर्म में भरकर ले जाते हैं। तो वो भी एक तरह का सर्वे है, एक तरह का सर्वेक्षण है। The British believed that to rule a country it is necessary to know the country properly. अंग्रेजों का मानना था कि जिस देश में वो शासन कर रहे हैं उस देश को अच्छी तरह से जानना आवश्यक है। So different types of surveys had been conducted by British rulers in India. इसीलिए जब अंग्रेजों ने भारत में शासन प्रारंभ किया तो उन्होंने भारत को अच्छी तरह से जानने के लिए यहाँ अनेक प्रकार के सर्वेक्षण करवाए, such as botanical survey, forest survey, soil survey, archaeological survey, etc. जैसे कि भारत की वानस्पतिक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, मृदा सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण। तो इस तरह के अनेक सर्वेक्षण कराकर उन्होंने भारत के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी, विस्तृत जानकारी इकट्ठी करी, जिससे कि वो भारत के बारे में जब नीतियों का निर्माण करें तो उन चीज़ों को ध्यान में रख सकें। रिकॉर्ड कीपिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम। The main source to know about the British period is the official records of British administration. अब हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री की रचना करते हैं, मतलब इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं जब इतिहासकार, तो वो कुछ सोर्सेज का प्रयोग करते हैं, कुछ स्रोत का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो उनको खुदाई में चीज़ें प्राप्त होती हैं, कहीं बर्तन, मूर्तियाँ, सिक्के, पुरानी बिल्डिंग्स के अवशेष, खंडर, उनका अध्ययन करते हैं। कहीं पर उनको कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, पांडुलिपियाँ, कहीं उनको कुछ स्कल्पचर्स मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, कुछ उनको पुराने मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह मिलती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रिटन, नॉन रिटन, अलग तरह के उनको मटेरियल मिलता है, जिससे वो इतिहास के बारे में अनुमान लगाकर हिस्ट्री को रचने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो ब्रिटिश टाइम रहा भारत में, जब ब्रिटेन का शासन रहा भारत में, उस समय के बारे में जानकारी के लिए इतिहासकारों का जो मुख्य स्रोत है वो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा रखे गए सरकारी दस्तावेज हैं। The British believed that every meeting, procedure, plan, policy, instruction, agreement in an investigation should be kept in writing. अंग्रेज शासकों का विश्वास था कि सरकारी कामकाज में जो हर एक बैठक होती थी, मीटिंग होती थी, उस मीटिंग का रिकॉर्ड, उनके जो सरकारी क्रियाकलाप है उनका पूरा प्रोसीजर, उनकी योजनाएं, नीतियाँ, दिशा निर्देश, समझौते, खोज, जो भी कुछ कार्य हो रहा है उस सब का एक रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका लिखित रूप में रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। सो दे एस्टेब्लिश्ड रिकॉर्ड रूम्स इन ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसेस। इसीलिए अंग्रेजों ने सारे सरकारी दफ्तरों के पास उनके रिकॉर्ड रूम बनवाए, अभिलेखागार बनवाए, जहाँ ये सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे। ब्रिटिश टाइम में जो भी सरकारी दफ्तर थे, कलेक्टर ऑफिस, तहसीलदार के कार्यालय, रेवेन्यू ऑफिसेस, कोर्ट, कचहरी, जो भी कुछ था सभी के पास अपने रिकॉर्ड रूम थे, जहाँ पर ये सारा रिकॉर्ड वो रखा करते थे। और अब इतिहासकार जब अध्ययन करते हैं ब्रिटिश टाइम का, तो उस सारे रिकॉर्ड्स को देखकर उनको काफ़ी मदद मिल जाती है। द डॉक्यूमेंट्स वर कॉपीड आउट बाई कैलीग्राफिस्ट्स। और उस समय जो भी दस्तावेज होते थे उन दस्तावेजों की प्रतिलिपि बनाने के लिए खुशनवीस या सुलेख नवीस रखे जाते थे। जैसे आज अगर हमें किसी पेपर की कॉपी चाहिए तो हम उसकी फ़ोटोस्टेट कर लेते हैं, या बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए हम उसको प्रिंटिंग प्रेस में छपवा लेते हैं। लेकिन उस समय जब ये सब सुविधाएं नहीं थी तो सरकारी कार्यालयों में कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता था जो खुशनवीस कहलाते थे, जो सुंदर सुंदर राइटिंग में किसी कागज़ की, किसी दस्तावेज की नकल करा करते थे। इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सोर्सेज। अब इन सरकारी स्रोतों से जो सूचनाएं मिलती हैं उनकी तुलना हम गैर सरकारी स्रोतों की सूचनाओं से करेंगे। From the vast reserve of official records, we get to know a lot, but the information cannot be said complete information, as it only tells us the official thoughts and actions. तो ये जो बहुत बड़ा सरकारी रिकॉर्ड दस्तावेजों का हमारे पास है, जो मैंने अभी पीछे बताया कि हमें सरकारी कार्यालयों के बाहर उनके पास में रिकॉर्ड रूम मिलते हैं, तो उन रिकॉर्ड रूम्स में जो हमें दस्तावेज मिलते हैं उनसे जो हमें सूचना प्राप्त होती है उसे हम कंप्लीट नहीं मानते। क्यों नहीं मानते कंप्लीट? क्योंकि वो सूचनाएं केवल हमें उन बातों को बताती हैं जो सरकार बताना चाहती है, वो केवल सरकार के विचारों को और सरकार की क्रियाओं को बताती है। दिस रिकॉर्ड टेल्स ओनली अबाउट द इंसिडेंट, द बैकग्राउंड ऑफ द इंसिडेंट इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिशियल रिपोर्ट्स।
जैसे कि अगर हमें देखते हैं कहीं कोई घटना घटित हुई, पुलिस में उस घटना की रिपोर्ट लिखाई गई, तो पुलिस की रिपोर्ट से हमें केवल उस घटना का पता चलेगा, लेकिन उस घटना के पीछे आधार क्या था, बैकग्राउंड क्या था, वो घटना क्यों हुई, लोगों का उस बारे में क्या राय थी, वो सारी जानकारी हमें सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिल सकती। सरकारी रिकॉर्ड हमें केवल सरकार के एक्शंस को बताता है। अब हमें जनता के बारे में भी अगर जानना है तो हमें नॉन ऑफिशियल सोर्सेज को देखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त सूचना। अनौपचारिक स्रोत मीन्स नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और नॉन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। ऐसे रिकॉर्ड्स, ऐसे दस्तावेज जो सरकार के द्वारा नहीं रखे गए हैं बल्कि गैर सरकारी संस्थाओं या लोगों द्वारा रखे गए हैं, उन्हें हम अनौपचारिक स्रोत कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? Informal sources include diaries of the people, autobiographies, accounts of pilgrims, popular books, newspapers, etc. इन अनौपचारिक स्रोतों में लोगों की लिखी हुई डायरियाँ, उनकी आत्मकथाएं, तीर्थयात्रियों के संस्मरण, कुछ बुक्स, न्यूज़पेपर आदि शामिल हैं। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जो हमें इनसे मिल सकती हैं। जैसे लोगों को आदत होती है वो अपनी डेली डायरी लिखते हैं, आप में से भी बहुत से लोगों को आदत होगी, उसमें हम अपने दिन भर की घटनाएं लिखते हैं। तो ऐसे ही पुराने समय के लोगों की डायरी मिल सकती है जिसमें हमें बहुत जानकारी मिल सकती है। कुछ लोगों की आत्मकथाएँ हैं, कुछ तीर्थयात्री जब यात्रा पर जाते थे तो अपने यात्रा के संस्मरण वो लिखा करते थे। कुछ लोगों ने अपनी किताबें लिखी हैं, मैगज़ीन्स लिखी गई हैं, न्यूज़पेपर में उस समय की घटनाओं का विवरण मिल सकता है। तो ये सारे सोर्सेज ऐसे हैं जिनसे इतिहासकारों को वो सब जानकारी मिलती है जो कि सरकारी दस्तावेजों में नहीं मिल पाती। These sources of information provide the information which is not available in official records. The opinion of the public and the real condition of the public can be known by these informal sources. तो किसी घटना के बारे में लोगों की क्या राय है और उस समय लोगों की वास्तविक स्थिति क्या थी, वो हमें सरकारी रिकॉर्ड से नहीं बल्कि हमें इन गैर सरकारी स्रोतों से पता चलती है और इतिहासकार इनके अध्ययन से ही इन चीज़ों का पता लगाते हैं। तो अब इस लेसन में हमने अभी तक अपना इतिहास का जो मेन कंटेंट है हमारे इस क्लास का, 8th क्लास का, वो अभी हमने शुरू नहीं किया है। अभी केवल ये देखा है कि हिस्ट्री को पढ़ने का, देखने का नज़रिया किस प्रकार से परिवर्तित हुआ है। अब आगे जो हमारी इस बुक में मेन है वो है कि भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन कैसे प्रारंभ हुआ और उस शासन से हमें कैसे मुक्ति मिली। वो अब कल से स्टार्ट होगा हमारा लेसन। नेक्स्ट लेसन से ही हमें इसका पता चलेगा। थैंक यू।